बच्चों, आज हम जो नेशनल इनकम चैप्टर था हमारा, तीनों मेथड हमने पढ़ चुका है कि वैल्यू एडेड मेथड क्या है, आपका इनकम मेथड क्या है, आपका एक्सपेंडिचर मेथड क्या है। इन तीनों बातों को पढ़ने के बाद हम आज इस जगह पे हैं कि हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय। जब भी आप किसी मेथड से नेशनल इनकम निकालोगे, चाहे वो वैल्यू एडेड मेथड हो, चाहे वो इनकम मेथड हो, चाहे वो एक्सपेंडिचर मेथड हो, उसमें कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बिना इन बातों को ध्यान रखे आप नेशनल इनकम कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो सर वो कौन कौन सी बातें हैं? तो सबसे पहले चलते हैं हम अपना वैल्यू एडेड मेथड की तरफ। क्या क्या प्रिकॉशंस ध्यान में रखना पड़ता है हमें, क्या क्या प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा, क्या क्या इंक्लूड होगा, क्या क्या एक्सक्लूड होगा, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। देखिए, जो सबसे पहली बात दी गई है, आप सबको पता है कि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू, जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं उसकी वैल्यू को नेशनल इनकम में कभी भी इंक्लूड नहीं करा जाता है। आपने वैल्यू एडेड मेथड में भी पढ़ा। वैल्यू एडेड मेथड में आपने देखा कि वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करके आपने जो है वैल्यू एडेड निकाला। माइनस इसलिए कर दिया क्योंकि जो वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स है, अगर एक प्रोड्यूसर से दूसरे प्रोड्यूसर के पास जा रही है तो उसको फाइनल गुड्स अगर मान लिया जाएगा तो वो 2 बार काउंट हो जाएगा। और अगर ऐसे ही प्रोसेस में, कई प्रोसेस में अगर गुड्स बन रहे हैं कि एक बार कॉटन से कपड़ा जो है धागा बना, धागा से कपड़ा बना, कपड़ा से फिर वो जो है एक शर्ट या टी शर्ट में अगर कन्वर्ट होता है तो उस केस में तो वो 2, 3, 4 बार वो काउंट हो जाएगा। इसी डबल काउंटिंग को हटाने के लिए, इग्नोर करने के लिए हम जो है इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं करते हैं। हाँ, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स को ही नेशनल इनकम निकालते समय इंक्लूड करा जाता है। बात समझ में आती है सर? बिल्कुल समझ में आती है। मतलब कि इंटरमीडिएट गुड्स को हमें नहीं लेना है, इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है सर। दूसरी बात, हाँ, क्या लेना क्या है? वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स लेना। हाँ सर, ठीक है। दूसरी चीज़ हमें निकल के आती है कि सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स नॉट इंक्लूडेड। ध्यान दीजिएगा, अगर आप किसी तरीके का बिक्री करते हैं या परचेज करते हैं, जैसे सेकेंड हैंड गुड्स का, जैसे मैंने कोई मोबाइल फ़ोन ख़रीदा और उस मोबाइल फ़ोन को ख़रीद करके मैंने 2-4 महीने इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करके उसको क्या कर दिया? बेच दिया। तो अब उसके सेल को भी आप जो है वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल में इंक्लूड करना चाहो तो ऐसा नहीं होगा। किसी भी सेकेंड हैंड गुड्स की परचेज या सेल को आपको वहाँ पे इंक्लूड कभी नहीं करना होता है। हाँ, एक बात इसमें थोड़ी सी ट्रिकी है जो आपको दिमाग में रखनी है कि अगर उस पर किसी तरीके का ब्रोकरेज या कमीशन, मतलब कमीशन, ब्रोकरेज मतलब होता है दलाली और कमीशन आप समझ रहे हैं। तो अगर मान लो मैंने मोबाइल ख़रीदा और उस मोबाइल को कोई मध्यस्थता करके दूसरा आदमी बेचवा रहा है किसी को और वो 50-60 रुपये ले रहा है, तो वो जो ब्रोकरेज 50-60 रुपये ले रहा है, वो जो दलाली 50-60 रुपये ले रहा है या फिर किसी तरीके का कमीशन वो अगर चार्ज कर रहा है तो उस कमीशन को हम इंक्लूड करेंगे। लेकिन जो सेल हुआ है, वैल्यू अगर 10,000 की वैल्यू का सामान सेल हुआ है तो उस 10,000 की वैल्यू की सामान को हम वैल्यू ऑफ आउटपुट में इंक्लूड नहीं करेंगे। हाँ, ये बात दिमाग में रखना है कि अगर उस सामान को बेचते समय किसी तरीके का ब्रोकरेज पे हुआ है या कमीशन पे हुआ है तो उस कमीशन या ब्रोकरेज की इनकम को हमें इंक्लूड करना होता है। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। मतलब सेकेंड हैंड गुड्स जो भी हैं उसके सेल परचेज को हमें इंक्लूड नेशनल इनकम में नहीं करना है। बात समझ में आती है? हाँ सर, ठीक है। तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसमें कहा गया कि प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज नॉट इंक्लूडेड। अगर आप कोई सर्विस प्रोड्यूस करते हो सेल्फ कंजम्पशन के लिए, अपने कंज्यूम करते हो, उसे अपनी सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हो और अपने कंज्यूम कर रहे हो। सर ऐसा क्या होता है? ऐसा हम क्या सर्विस प्रोड्यूस करते हैं जो खुद कंज्यूम करते हैं? अरे आपके घर में आपकी मम्मी हैं, किचन में काम करती हैं कि नहीं करती हैं? तो घर के सारे काम वो करती हैं, वो सर्विसेज ही तो आपको दे रही हैं। लेकिन उस सर्विसेज की वैल्यू जो भी है, अगर आप सेल्फ कंज्यूम कर रहे हो या कुछ भी, तो उस सेल्फ कंजम्पशन की सर्विसेज को हमें नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता है। ये बहुत बड़ी विडंबना है एक तरीके से अगर मैं बात
करूँ तो बहुत ज़्यादा इस तरीके से हम लोग का जीडीपी हो जाए, अगर ऐसा हो जाए तो हम लोग की जीडीपी बहुत ज़्यादा हो जाए। लेकिन अफसोस ये है कि इस चीज़ को हमें नेशनल इनकम में इंक्लूड करना ही नहीं है। अगर मम्मी घर पे खाना बना रही हैं तो वो सर्विसेज आपको दे रही हैं, तो उनकी सर्विसेज को हम जो है नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई बाहर से दाई आती है और वो खाना बनाती है और उसे आप पैसा पे करते हो, तो वो सर्विसेज दे रही है, तो उसके बदले में उसे इनकम जनरेट हो रहा है, वो पैसा इंक्लूड किया जाएगा नेशनल इनकम में। लेकिन अगर खुद से आप प्रोड्यूस कर रहे हो सर्विसेज, आप अगर उस चीज़ का खुद से प्रोडक्शन कर रहे हो, तो उसे नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण है जिसमें कहा गया प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज इंक्लूडेड। बड़ी मज़ेदार बात है भाई साहब। अगर आप खुद के लिए सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसे इंक्लूड नहीं करना, लेकिन अगर खुद के लिए गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है। याद करो वैल्यू ऑफ आउटपुट में क्या होता था, मैंने आपको बताया था सेल्फ कंजम्पशन प्लस सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। तो सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो कमोडिटी गुड्स प्रोड्यूस की जाती थी उसको तो आप इंक्लूड करते थे ना। एक किसान 50,000 का गेहूँ उगाया, गेहूँ उगाने के बाद 50,000 में से 20,000 का वो क्या कर देता है, सेल्फ कंज्यूम कर देता है, 20,000 का वो सेल कर देता है, 40,000 10,000 बचा हुआ है। तो तीनों को ऐड करके आप वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालते थे और उसके बाद वैल्यू एडेड जीडीपी एमपी निकालते थे। हाँ सर ये बात तो है। तो समझने वाली बात है कि प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन इंक्लूड नहीं होता और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन इंक्लूड किया जाता है। मैंने आपको विधिवत उस प्रैक्टिकल वाले बातों में आपको अच्छा समझा रखा है, मैं उसी बातों को रिपीट कर रहा हूँ। समझ में आ रही कि नहीं यार बात, एक जगह पे मैं आपके साथ बता रहा हूँ। सब ठीक है। पांचवा जो है वो इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्युपाइड हाउस शुड बी इंक्लूडेड। जो भी ओनर है, जैसे हमारा मकान है, हम अपने मकान में रहते हैं, तो हम अपने मकान का किराया किसी को देते होंगे? नहीं सर। हम क्या आउट ऑफ पॉकेट पे करते होंगे? नहीं सर। लेकिन वो जितना किराया उस जगह पे, अगर आप किराए पे मकान लेकर के रहते तो उतना किराया नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। उसकी इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ रेंट, जो इम्प्यूटेड वैल्यू है, उस इम्प्यूटेड वैल्यू को हमें इंक्लूड करना पड़ता है, भले वो आप पे कर रहे हो चाहे नहीं। आपको पता है ना, एक्सप्लिसिट जो आउट ऑफ पॉकेट पे होता है, इम्प्लिसिट जो कि आउट ऑफ पॉकेट पे नहीं होता है। इम्प्यूटेड जो कि अपना है लेकिन हम अपने आप को पे नहीं करते, भले पे नहीं करते लेकिन उतना अमाउंट आपका जो है नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? तो ये 5 बातें आपको वैल्यू एडेड मेथड में ध्यान में रखनी होती हैं, इस चीज़ को आपको समझना था। आपने वैल्यू एडेड मेथड में प्रिकॉशंस की बातें की, उसी तरीके से एक्सपेंडिचर मेथड में भी कुछ प्रिकॉशंस को आपको ध्यान में रखना पड़ता है। कुछ बातें हैं जो आपको बिना ध्यान में रखे आप नेशनल इनकम एक्सपेंडिचर मेथड से नहीं निकाल सकते। वो क्या बातें हैं, आइए ज़रा एक्सपेंडिचर मेथड की भी बातें कर लेते हैं। देखो, एक्सपेंडिचर मेथड में अगर आप खर्चा कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कौन से खर्चे इंक्लूड करने हैं, कौन से खर्चे इंक्लूड नहीं करने हैं, इसके बारे में बात करना है। अब देखो, एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स को परचेस करते हो तो खर्चा होता है कि नहीं होता है? हाँ सर होता है। तो जो इंटरमीडिएट गुड्स है अगर उसको इंक्लूड ही नहीं करना होता, अभी मैंने वैल्यू एडेड मेथड वाले में बताया, तो उसका खर्चा इंक्लूड भी नहीं करेंगे। इसका मतलब यही तो है ना कि इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड नहीं करना है, तो इसका मतलब एक्सपेंडिचर मेथड से अगर हम नेशनल इनकम निकालेंगे तो उसका खर्चा भी इंक्लूड नहीं होगा। बिल्कुल सही। तो पहला यही है, एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स नॉट इंक्लूडेड। दूसरी बात कहता है ट्रांसफ़र पेमेंट, सबको पता है यूनिलेटरल ट्रांसफर, वन साइडेड, जिसमें आपने किसी तरीके की सर्विसेज कोई नहीं ली, किसी तरीके का गुड्स एंड सर्विसेज नहीं परचेस किया, बस ऐसे ही क्या किया, किसी को पैसा पे कर दिया, वन साइडेड। तो आपको पता है ट्रांसफ़र पेमेंट या ट्रांसफ़र इनकम, अगर इनकम मेथड होता तो मैं इनकम बताता, ट्रांसफ़र इनकम वो इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो ट्रांसफ़र पेमेंट हो या यूनिलेटरल ट्रांसफ़र, जिसे आप कह सकते हो, यूनिलेटरल मतलब वन साइडेड, जो ट्रांसफ़र वन साइडेड हो, मतलब गया तो लेकिन उसके बदले में कुछ आया नहीं, तो उसे हमें इंक्लूड नहीं करना है। ट्रांसफ़र जहाँ लग जाए भैया उसको नहीं इंक्लूड करना। फैक्टर है, फैक्टर इनकम, फैक्टर एक्सपेंडिचर, वो सब इंक्लूड करना होता है। सर फिर ठीक है। तीसरी बात जो ध्यान में रखनी है वही बात
कि अगर आप परचेज़ करोगे तो भी खर्चा होगा, लेकिन अगर सेकेंड हैंड गुड्स को परचेज़ करोगे तो उस खर्चे को आपने इंक्लूड नहीं करना। वैल्यू एडेड मेथड में ही हमने बताया अभी कि भैया जो भी खर्चा आप कर रहे हो तो वैल्यू एडेड मेथड में बताया मैंने कि सेकेंड हैंड पे इंक्लूड नहीं करना है, लेकिन यहाँ पे मैंने कहा परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स जो है उसे आपको इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि सेकेंड हैंड गुड्स जो हैं वो हमें नेशनल इनकम निकालते समय एक बार इंक्लूड कर दिया जब वो परचेज हुआ, फिर अब बार बार उसे परचेज करते जाओ और नेशनल इनकम बढ़ाते जाओ। ये कोई तरीका है क्या? नहीं सर। गुड्स तो प्रोड्यूस हुआ एक बार, ये पेन मैं 20 बार इसे बेचे जा रहा हूँ सेकेंड हैंड में, तो क्या अब मैं 20 बार जो बेच रहा हूँ उसको इंक्लूड करके मैं नेशनल इनकम निकाल लूँ? क्या ये सही होगा? नहीं सर, ये बिल्कुल और बिल्कुल सही नहीं होगा। इसलिए मैंने हाँ दूसरी बात इसमें जो ध्यान रखने वाली होती है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ब्रोकरेज और कमीशन जो भी होगा उसे आपने इंक्लूड करना है। ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ सर ये क्लियर है। अच्छा, वही बात जो वैल्यू एडेड मेथड, कोई नई बात नहीं। अच्छा, तीसरी जो चौथी बात है वो कहता है कि परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। सर ये फाइनेंशियल एसेट्स क्या होते हैं? अरे जैसे शेयर हो गया, डिबेंचर हो गया, बॉन्ड्स हो गया, आप ये सारी चीज़ें जो आप परचेज करते हो, ये अकाउंट्स के सर आपको पढ़ाएंगे, 12th में आपको पढ़ना भी है पूरा शेयर डिबेंचर्स इन सारी चीज़ों के बारे में। अभी देखो इसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल एसेट्स, समझ में आ रही बात ना? अब ये फाइनेंशियल एसेट शेयर डिबेंचर बॉन्ड ये जो भी खरीदा जाता है तो इस पे जो खर्चा किया जाता है ये किसी तरीके का करंट फ्लो में आपका कंट्रीब्यूशन नहीं करता, इसलिए नेशनल इनकम में इसे इंक्लूड नहीं करते हैं। समझ में आ रही बात? याद रखिएगा, कोई भी फाइनेंशियल एसेट आप परचेज करो तो उस फाइनेंशियल एसेट पे जो भी आपने खर्चा किया उस खर्चे को आप नेशनल इनकम में भूल कर भी इंक्लूड मत करना, सेकेंड हैंड को आप भूल के भी इंक्लूड मत करना। लेकिन हाँ याद रहे कि अगर उस फाइनेंशियल एसेट को परचेज करने में किसी तरीके का आपने दलाली पे किया या कमीशन पे किया तो उस दलाली ब्रोकरेज या कमीशन को आपको इंक्लूड करना होगा, वो चाहे सेकेंड हैंड हो या फिर फाइनेंशियल एसेट हो। इसमें ये बातें आपको ध्यान रखनी। अब एग्जाम में जानबूझकर यहीं से क्वेश्चन बनाएगा कि भैया हमने फाइनेंशियल एसेट परचेस किया, अब उस परचेस करने में हमें ब्रोकरेज 20 रुपये का देना पड़ा, तो बताओ भैया कि हमें कितना इंक्लूड करना है? तो आपको 50 रुपये का मान लो फाइनेंशियल एसेट है और 20 रुपये आपने क्या कर दिया? ब्रोकरेज पे कर दिया, तो कितना रुपये नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा? तो आपका जवाब होगा कि सिर्फ 20 रुपया जो है वो 20 रुपया ब्रोकरेज जो पे किया है सिर्फ उसी को इंक्लूड करना है, जो फाइनेंशियल एसेट की प्राइस है उसको आपने इंक्लूड नहीं करना है। आई होप आपको ये बातें बिल्कुल ईजी समझ में आ रही होंगी, लगभग तो सारी बातें एक जैसी ही हैं, कुछ अलग नहीं है, थोड़ी बहुत बातें बस नहीं है। आइए अब इनकम मेथड की प्रिकॉशंस के बारे में बात करेंगे कि इनकम मेथड निकालते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। ज़रा देखो, इसमें इनकम मेथड में मैंने आपको अभी भी बताया कि जो ट्रांसफ़र इनकम है उसे इंक्लूड नहीं करना। क्यों? मिल गया लेकिन उसके बदले में हमने कुछ दिया नहीं, तो वो चीज़ें इंक्लूड नहीं की जाती हैं। ट्रांसफ़र इनकम को किसी हालत में इंक्लूड नहीं करना होता। सब ठीक है, ये बात तो हमें पहले भी समझ में आ रही थी। अच्छा, दूसरी बात बिल्कुल सेम है, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। अगर आप सेल करोगे तो इनकम होगी, लेकिन सेकेंड हैंड गुड्स को सेल करके जो इनकम हो रही है उसे आपको इंक्लूड नहीं करना होता। बिल्कुल क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ सर ठीक है। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट, अच्छा शेयर डिबेंचर को इंक्लूड ही नहीं करना, तो उसको बेच करके अगर आपको कोई पैसा मिल रहा है तो उसे भी इंक्लूड आपको नहीं करना। फाइनेंशियल एसेट्स मतलब शेयर डिबेंचर बॉन्ड ये सारी चीज़ों को अगर बेच करके आप पैसा कमा रहे हो तो उसे इंक्लूड नहीं करना। फिर बात याद दिला रहा हूँ कि सेल होगा सेकेंड हैंड गुड्स या फाइनेंशियल एसेट, तो उस पर जो ब्रोकरेज और कमीशन होगा वो इंक्लूड करना है। फिर बात समझ में आती है कि नहीं आती? हाँ सर ठीक है। चौथी बात जो है वो है विंड फॉल गेन नॉट इंक्लूडेड। सर ये विंड फॉल गेन क्या होता है? देखो मान लो आपने जुआ खेला, समझ में आ रही बात ना? जुआ आप खेलते नहीं होगे, लेकिन मैंने एग्जांपल के तौर पे आपके साथ कहा कि मान लो आप जुआ खेलते हो और जुआ खेल के पैसा कमा लिया 1 लाख रुपया, उस कमाई को आप नेशनल इनकम में इंक्लूड करोगे? नहीं। वो आपने कोई सर्विसेज या कोई गुड्स आपने प्रोड्यूस नहीं किया, वो चीज़ें नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती। विंड फॉल गेन इसे कहा जाता है। अच्छा, लॉटरी मान लो आपकी लग गई, आप लॉटरी के टिकट खरीदते हो और उस लॉटरी में आपका 2 लाख रुपए का लॉटरी लग गया। अब उस लॉटरी के पैसे को क्या आप जो है नेशनल इनकम में इंक्लूड करोगे? तो जवाब होगा नहीं। मतलब विंड फॉल गेन किसी तरीके से आपको वो पैसा मिल रहा है जो बिना कुछ किए आपको मिल जा रहा है, तो उस पैसे को आपको इंक्लूड नहीं करना है। अच्छा, इसमें एक बात और होती है कि अगर आपने कोई इनकम रिसीव की पास्ट सेविंग्स से, ठीक है ना? अच्छा ठीक।